हमारे लेक्चर 66 स्टार्ट करें। अच्छा, ये कल हमारी बात चल रही थी इनिशियल अलाउंस, पेज नंबर 135। अच्छा, अभी इनिशियल अलाउंस में हमने ये पढ़ा था कि इनिशियल अलाउंस का रेट 25% है, और दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि एसेट यूज होना चाहिए बिजनेस के लिए। अब अगली चीज पढ़ते हैं मोहतरम। अगली चीज क्या है? इनिशियल अलाउंस रिडक्शन विल बी अलाउड विद इन लेटर ऑफ। कहते हैं इनिशियल अलाउंस रिडक्शन में अलाउ करूंगा विद इन लेटर ऑफ। लेटर ऑफ का क्या चक्कर है, ये जरा इधर देख लें। लेटर ऑफ का क्या मतलब है? एक प्लांट है, एक प्लांट है, आपने उससे ट्रायल प्रोडक्शन की। कौन सी की? ट्रायल प्रोडक्शन क्या होता है? सैंपल बनाना। और फिर आपने उससे कमर्शियल प्रोडक्शन की। बोले कौन सी? कमर्शियल प्रोडक्शन। तो फर्ज करें ट्रायल प्रोडक्शन आपने की 2022 में, ट्रायल प्रोडक्शन किस साल में की? 2022 में, और कमर्शियल प्रोडक्शन आपने की 2023 में। अब आप मुझे बता दें कि 2022 और 2023 इन दोनों में से लेटर क्या है, जब ट्रायल प्रोडक्शन की या जब कमर्शियल प्रोडक्शन की? नहीं, लेटर। लेटर बाद में क्या है? कमर्शियल प्रोडक्शन। और ऑब्वियसली हमेशा ही मेरे ख्याल से ऐसा हुआ करेगा कि पहले आप क्या किया करेंगे? ट्रायल प्रोडक्शन, सैंपल वगैरह बना के देखेंगे, फिर उसके बाद कौन सी प्रोडक्शन करेंगे? कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। तो बोले इनिशियल अलाउंस कब कैलकुलेट करना है? जब ट्रायल प्रोडक्शन करें या कमर्शियल प्रोडक्शन करें, विच एवर इज लेटर। तो नोट कर लें, और नोट करने के बाद इसको टिक कर लीजिएगा 2023 को। 2023 को टिक कर लें। ये मैंने टिक मार दिया था छोटा सा, क्योंकि ये लेटर है। प्लांट को अंडरलाइन कर दें, प्लांट की डिस्कशन हो रही है। चलें ये पढ़ लें जो लेफ्ट साइड पे बात लिखी हुई है। The first time asset is used, or the text here in which commercial production is commenced within the later of, जो बाद में हुआ। इसमें ये जो इसने कहा है फर्स्ट टाइम एसेट इज यूज्ड, फर्स्ट टाइम एसेट इज यूज्ड से मुराद लिख लो ट्रायल प्रोडक्शन। जी पूछें सवाल। लास्ट में तो यही होगा ऑब्वियसली, बस वो ऐसा कोई सेंस नहीं बन रही। बात आपकी सही है, कमर्शियल प्रोडक्शन ही हमेशा लेटर होगी। यू आर राइट एज यूजुअल। अच्छा आगे चलें, डब्बे में आ जाएं। डब्बे में अच्छा, एक काम आपने नहीं करना जो आपने कल क्वेश्चन 3 में किया था। क्वेश्चन 3 निकालें। क्वेश्चन 3 में आपने काम किया था जो नहीं करना। हाँ, क्वेश्चन 3 में आपने पोर्शनमेंट की थी, आपको याद है? डेप्रिसिएशन बिजनेस में भी और प्राइवेट पर्पस के लिए भी हो रही थी, तो इसलिए डेप्रिसिएशन को 70-30 कर दिया था। अच्छा, फर्ज करें क्वेश्चन 3 में बिल्डिंग ना होती, बल्कि क्वेश्चन 3 के अंदर हमारा कोई प्लांट होता, तो प्लांट पे आपको पता है कॉस्ट में से इनिशियल अलाउंस माइनस करते हैं। इनिशियल अलाउंस को 70-30 करने की इजाजत नहीं है। जरूरी नहीं लॉ में हमेशा लॉजिकल बात ही हो। इनिशियल अलाउंस को 70-30 करने की इजाजत नहीं है। किसको 70-30 किया है? डेप्रिसिएशन को। तो ये बात नोट में लिखी हुई है, ये मैं आपको नीचे पढ़ाता हूं।
note, initial allowance is fully allowed as reduction even if the asset is not wholly used in, अगर एसेट थोड़ा सा बिजनेस और थोड़ा सा प्राइवेट पर्पस में यूज हो रहा है तो इनिशियल अलाउंस आपने पूरा ही माइनस करना है, वो सारा ही अलाउड होगा, 70-30 भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके आगे पढ़े जी। सेक्शन 76 शैल डिटरमिन द कॉस्ट, वो फिर देख लेंगे सेक्शन 76 जब आएगा। 0.4 हो गया हुआ है, वो जो रेंटल इनकम में से आपने माइनस करना होता है डिप्रिसिएशन को लीजिंग कंपनी के केस में। ना 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 बेटा ऐसे नहीं, आगे चलें, आगे आ जाए जी। पॉइंट व्हीकल, बड़ी बहुत डिटेल से बात हुई थी और बड़ी तसल्ली से बात हुई थी। व्हीकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कल हमारी डिस्कशन हो रही थी, व्हीकल्स जो हैं वो 2 किस्म की हैं। एक व्हीकल है भाई प्लाइंग फॉर हायर और एक व्हीकल है नॉट प्लाइंग फॉर हायर। पहले प्लाइंग फॉर हायर की एग्जांपल्स देखते हैं। प्लाइंग फॉर हायर्स में पता है कौन सी व्हीकल्स आ जाएंगी? प्लाइंग फॉर हायर में आ जाएंगी ये जो बसें सड़कों पे चलती हैं, रूट बसें, डेवो बस, न्यू खान बस, ओल्ड खान बस, अ बस टेकिंग पैसेंजर्स फ्रॉम लाहौर टू कसूर, कसूर 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 कसूर, ये अक्सर कलमा चौक पे आवाजें लग रही होती हैं, वो वाली बसें। तो वाली बसें, वैगने, कोचेस जो रूट्स के ऊपर चल रही होती हैं, इनको कहते हैं प्लाइंग फॉर हायर, यानी कस्टमर से किराया लेते हैं, सवारियों से बिठा के किराया लेते हैं, हायर, प्लाइंग फॉर हायर। अच्छा, कुछ होती हैं कार्स जो प्लाइंग फॉर हायर नहीं होती, जैसे कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी हुई है। अब सरासिफ की अगर मैं बात करूं तो सरासिफ को अगर राइस वाले गाड़ी दे दें तो सरासिफ घर जाते हुए ये नहीं कहेंगे इचरा इचरा 10 रुपए, इचरा 10 रुपए, कलमा चौक 5 रुपए, तो इस तरह नहीं कहेंगे सरासिफ। ओके, राइस प्रोवाइडेड अ कार टू अ टीचर टीचिंग ऑडिट, या डॉलेंस हैज प्रोवाइडेड अ कार टू इट्स सेल्स मैनेजर। अब ये सेल्स मैनेजर जब घर जा रहा होगा तो वादे नहीं लगा रहा होगा कि मेरे घर के पास पास वाले 15-15 रुपए, दूर वाले 20 रुपए, तो वो वादे नहीं लगा रहा होगा। तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी देता है, तो ये नॉट प्लाइंग फॉर हायर है, इस पे सवारियां बिठा के किराया नहीं लिया जाता। अच्छा, अब इनकी ट्रीटमेंट क्या है? पहले तो ना ये पढ़ें जरा नॉट प्लाइंग फॉर हायर की। नॉट प्लाइंग फॉर हायर की ट्रीटमेंट ये है कि कल आपको मैंने बताया था परसों कि गाड़ियों पे इनिशियल अलाउंस नहीं होता, ये तो आपको पता है, व्हीकल्स पे इनिशियल अलाउंस नहीं होता। और एक बात मैंने कल बताई थी आपको कि गाड़ी के ऊपर एक और एहतियात है, 25 लाख से महंगी गाड़ी खरीदी तो डेप्रिशिएट किसको करेंगे? 25 लाख को करेंगे। लेकिन ये दोनों बातें इधर आके उल्ट हो जाएंगी अगर व्हीकल है मेरी प्लाइंग फॉर हायर, ये दोनों बातें इधर आके उल्ट हो जाएंगी। उल्ट कैसे होंगी? डेवो बस वाले को अगर कहें यार 25 लाख से ऊपर की डेवो नहीं मिल सकती, तो पागलों, 25 लाख की डेवो, 25 लाख से कहां की डेवो आनी है? या न्यू खान वाले को कहें 25 लाख से महंगी बस ना खरीदी, कहेगा भाई बता दो कहां से खरीदनी है 25 लाख से सस्ती, मैं वहां जाके खरीद लेता हूं। गाड़ियां तो मिल जाती हैं 25 लाख से सस्ती। इसलिए मोहतरम, ये जो डेवो बस वाले हैं ना, इनको रिलैक्स रखें यार, इनको करोड़ की बस है तो पूरा करोड़ आप डेप्रिशिएट करने दें। बोलें करोड़, सही तरह 3 दफा बोलें, करोड़ करोड़ करोड़। अच्छा, करोड़ क्यों बोल रहे हो? कॉस्ट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 25 लाख। 70 लाख की 80 लाख की बस खरीदें, उसी को डेप्रिशिएट करें। अच्छा, मजे की बात है, इस पे इनिशियल अलाउंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मजे की बात है, इस पे इनिशियल अलाउंस भी अलाउ है जी। रेट, हाँ वो मैं बताने लगा। तो मजे की बात यह है कि इस पे इनिशियल अलाउंस भी अलाउ है। अब एक ऑब्वियसली एक छोटी सी बहस इसमें हो सकती है कि यार ऊपर रेट तो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का ही दिया हुआ है 25%, तो इसमें फिर लोगों को आर्ग्यूमेंट है कि डेवो बस भी एक तरह का प्लांट एंड मशीनरी है, मशीन्स इसके अंदर लगी हुई हैं और ये सवारियों से किराया ले रहे हैं, तो फिर 25% ही यूज कर लो। हालांकि वैसे हकीकत में तो ये व्हीकल है, लेकिन इसके ऊपर 25% रेट ही चल रहा है आजकल मार्केट में, तो फिर इसके ऊपर आप 25% रेट लगा के इनिशियल अलाउंस पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, ये एक्सेप्शन है। अब जाके देखते हैं लॉ में ये कहां लिखा हुआ है। ये एक्सेप्शन है। वैसे न्यूमेरिकली ना, न्यूमेरिकली आपको यही आया करेंगी। ये ट्रांसपोर्ट कंपनीज की टैक्सेशन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है। न्यूमेरिकली आप याद रख लें 2 बातें, क्या लिख लें ऊपर? न्यूमेरिकली यही आया करेंगी। थ्योरी के सवाल में कुछ आ सकता है, न्यूमेरिकली आपको यही आया करेंगी। गाड़ी 25 लाख से
ऊपर हुई तो आप 25 लाख पर रिस्ट्रिक्ट कर दीजिएगा और गाड़ियों पे इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना। ये अब बातें कहाँ लिखी हुई हैं ये जरा पढ़ लेते हैं। जी बिल्कुल, एक तो 23 के 5 में आ जाए पहले, इधर ही पिछले सफे पे। However, vehicle plying for hire is an eligible depreciable asset। वो जो प्लाइंग फॉर हायर है ना, कौन सी वाली, डेवो बस, इज एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। इसमें इनिशियल अलाउंस निकालना है आपने। और किधर आए, पेज 133 पे। अच्छा, कल को टाइम निकाल लेंगे आप लोग संडे को? नहीं, चले रहने दें, खैर रिलैक्स करें। 13A में आए, 13A में आए, ऐसे डराना होता है कभी। 13A में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ये जो गाड़ी, आम गाड़ियां होती हैं, इसमें पैसेंजर्स ही बैठे होते हैं। पैसेंजर से मुराद वही नहीं जरूरी जो किराया दे रहा हो। द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर शैल नॉट एक्सीड 25 लाख। इसका मतलब है अगर प्लाइंग फॉर हायर है तो 25 लाख से बढ़ सकती है। ये जो नॉट प्लाइंग फॉर हायर है, नॉट प्लाइंग फॉर हायर वो सरासी वाली गाड़ी, नॉट प्लाइंग फॉर हायर, इनको आपने 25 लाख तक रोकना है। प्लाइंग फॉर हायर को नहीं रोकना, वो उसकी खैर है। करोड़ की लेनी है, करोड़ की लें, लेकिन करोड़ की नहीं लेनी। अच्छा आगे चलें यार, हमारी पॉइंट रह गया हुआ डी और 14, डी और 14। ये पढ़ा नहीं दिया हुआ आपको, देखें हाईलाइट हुआ हुआ है। अच्छा, दूसरी क्लास में पढ़ाया हुआ, तो ये देख लें कहाँ पढ़ाया यार आपको, कुछ भी नहीं हाईलाइट हुआ हुआ। पॉइंट डी और 14। तो ये ना दो और अजीब सी बातें हैं। दो अजीब बातें हमने कल की थी, दो अजीब बातें हमने आज करनी है। तो हम अजीब स्क्वायर, अजीब क्यूब नहीं बन जाएंगे, बल्कि अजीब टेट्रा बन जाएंगे। तो पॉइंट डी और 14 के पढ़ने से पहले मुझे कल वाली अजीब बातें बता दें। अगर आपने बिल्डिंग पार्टली बिजनेस, बिल्डिंग नहीं सॉरी, कोई भी एसेट पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट के लिए यूज किया है, तो बेचने के साल में WDV को छेड़ना है और उसमें रिडक्शंस नॉट अलाउड को ऐड कर देना है। और 25 लाख से ऊपर वाली अगर आपने गाड़ी बेची है तो बेचने के साल में कंसिडरेशन को छेड़ना है और A into B over C कर देना है। ये दो अजीब सी बातें हमने पढ़ी थी। एक आज अजीब बात पढ़नी है, उसकी तरफ आए। क्वेश्चन 4 करते हैं शुरू। निकाल लें कैलकुलेटर। पहले तो पढ़ के डेप्रिसिएशन सोचें कैसे निकलेगी। मिस्टर हारिस हैज परचेज्ड अ बिल्डिंग ऑफ 467500 ऑन यकम अक्टूबर 20। एक बात कल वाली सुन लें, यकम जुलाई 20 के बाद खरीदे ना, तो ये नए लॉ वाला है। तो खरीदने के साल में भी 50% फैक्टर लगाएंगे, बेचने के साल में भी 50% फैक्टर। अच्छा, हारिस हैज परचेज्ड अ बिल्डिंग के लिए 10% रेट होगा। हारिस हैज परचेज्ड अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 467500 यकम अक्टूबर 2020। 30-21 का साल होगा ये। हाँ 30-21 का साल नहीं होगा। द बिल्डिंग इज डिस्पोज्ड ऑफ इन 2022, अगले साल ही बेच दी। अगले साल 20 में खरीद के 22 में नहीं बेची, 21 में खरीद के 22 में बेची, क्योंकि ये टैक्स ये 2021 है ना, 2022 में बेची। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 2021 एंड 22। चले, ये आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये आसान है। मैं अगली कैलकुलेशन आपको करने का टाइम दूंगा। बताएं कॉस्ट बताएं। 467500 लेस बोले डेप्रिसिएशन सिर्फ किस साल की, 30-21 की। 467500 इंटू 10%, खरीदने के साल में 50% फैक्टर। 233750 बताएं। 4441250। चलें डेप्रिशिएट करें जी आगे। 30-22 इंटू 10% इंटू 50%। क्योंकि बेचने का साल है इसलिए। 4219 187।
बताएं आगे। अब हमने सेसर को क्या करना है, बेचना है। तो बेचने के साल में अजीब सा काम करना है। टैक्स वालों के मुताबिक क्या निकालना है, गेन या लॉस। टैक्स ईयर 2022, टैक्स वालों के मुताबिक गेन। कौन सा काम करना है, निहायत अजीब काम करेंगे आज हम, जिसको आप अजीबो गरीब कहते हैं। तो आज निहायत ही अजीब काम होने लगा है। कंसिडरेशन को सवाल से बनाएं। कैमरा उधर लेके जाओ भाई। कंसिडरेशन सवाल से। पॉइंट बी, टैक्स गेन और लॉस अज्यूमिंग इट इज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 7 मिलियन। वापस ले आए 7 मिलियन लेस WDV, लेस WDV। WDV में एक हिंट सुन लें कि WDV का फॉर्मूला आपने एक्सटेंड करना है। WDV का फॉर्मूला एक्सटेंड करें। WDV का फॉर्मूला इंट्रो के टीचर ने क्या बताया हुआ है, कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फैला दें बात को, फैलती जा रही है बात, फैलने दें, परेशान नहीं होना आपने। कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको मैं अकमुलेटेड लिख दूं, कुछ बच्चे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। इधर इधर बैठ, सुनो। ओके, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, कॉस्ट बताएं कितनी है, 4675,000। कॉस्ट माइनस accumulated depreciation. Cost is 4675,000। अच्छा, accumulated depreciation दो तरीके हैं इसके। एक तो ये कि इन दोनों को जमा कर दें, ठीक है, एक ये भी तरीका है, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई और तरीका बता दें इन दोनों को जमा करने की बजाय। कॉस्ट में से ये WDV माइनस कर दें, ठीक है। इन दोनों को जरा जमा करें, क्या जवाब आ रहा है, 233,750 प्लस 222,063। या फिर ऐसा करें 4675,000 में से माइनस करें 4219,187। ऑब्वियसली वही आना है। तो अकोमोडेशन में इस तरीके से निकालना जरा ज्यादा बेहतर समझता हूं। 4675,000 माइनस 4219,187। जवाब बताएं। 455,813। अब जरा कॉस्ट में से अकोमोडेशन माइनस करें। 4219,187। आज वो जो चीज आपसे छुपा के रखी गई थी ना, आज वो बोली जाने लगी है। कोई देहाती बंदा बैठा तो उसने कहा था, ओ भाई जितने दी खोती उथे आण खलोती, तेरी मेहरबानी यार, यही तूने काम करना था तो उधर से ले आता इसको। जिथे दी खोती ओथी आण खलोती। तो कहते हैं इतना लंबा जो तूने काम करना था, क्या हुआ, मुहावरा है, इतना लंबा जो तुमने काम करना था तो तू उसी को इधर ले आता। समझ आ गई बात की। तो ये काम मेरे भाई नहीं करना, काम एक नया हम करने लगे हैं, वो जरा आपने समझना है। जब कभी सवाल में बिल्डिंग बिके और कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए, क्या हो, कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए। ये जरा मैं 3 चीजें हाईलाइट कर रहा हूं। बिल्डिंग, ये रूल सिर्फ बिल्डिंग के लिए है, निहायत अजीब सा रूल है। अजीब नहीं है सिर्फ, ये इसकी कॉस्ट है, ये इसकी कंसिडरेशन है, ये ग्रेटर है,
ये 3 चीजें आपने पेपर में ढूंढनी है। अगर खुदा ना खास्ता किसी न्यूमेरिकल में ये 3 चीजें आ गई तो तैयार रहिएगा, निहायत अजीब काम करना पड़ेगा। बिल्डिंग की अगर कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए, WDV से नहीं, कंसिडरेशन कॉस्ट सवाल में गिवन होती है दोनों, तो आपने क्या करना है, आपने निहायत अजीब काम करना है। आपने कॉस्ट को यहां काट देना है और कॉस्ट को काट के यहां कंसिडरेशन लिख देना है। इसकी छोटी सी लॉजिक भी है, वो एंड पे बताता हूं। कॉस्ट को काट के आपने यहां क्या लिख देना है, कंसिडरेशन। आप बता दें, अब तो आपको पता है वो वाली WDV नहीं आएगी, WDV तो वही थी लेकिन अब वो नहीं आएगी। 7 मिलियन माइनस 455,813। जी मोहतरम, 6544 6544,187 6544,187। अब आप हजरात निकाल लें, गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। 4 ये गेन आ रहा है, ठीक है। अब मोहतरम लॉजिक जो मैं आपको बताने लगा था वो सुन लें। ये महज इत्तफाक नहीं है कि ये दो फिगर्स बराबर आ रही हैं, ये महज इत्तफाक नहीं है, ऐसा ही हमेशा हुआ करेगा। क्यों? असल में लॉ मेकर बिल्डिंग के महंगे बेचने पे टैक्स लगाना नहीं चाहता। लॉ मेकर बिल्डिंग महंगी बेचने पे टैक्स लगाना नहीं चाहता। कहते हैं बिल्डिंग आपकी महंगी बिक गई है, आपका कारोबार तो नहीं बिल्डिंग्स बेचना, आप तो बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस की दुकान आपने बेच दी है, तो कोई नहीं यार, खैर रिलैक्स करो। वो बिल्डिंग्स का महंगे बेचने पे टैक्स नहीं लगाना चाहता। अब देखें हुआ क्या, जरा थोड़ा सा डीप डाउन जाके आपने टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस सोचने हैं। 2000 पहले साल कितना डेप्रिशिएट किया, दूसरे साल कितना डेप्रिशिएट किया, यानी 2 साल में खर्चा कितना रिकॉर्ड किया। जितना खर्चा रिकॉर्ड किया एग्जैक्ट उतनी ही इनकम आज रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ओवरऑल खर्चा कितना रिकॉर्ड हुआ था, खर्चा प्रॉफिट्स को कम कर गया होगा, और अब इनकम रिकॉर्ड करा रहे हैं, तो इनकम प्रॉफिट्स को, तो वो ओवरऑल इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा। यानी जितनी डेप्रिसिएशन खर्चे के नाम से रिकॉर्ड की थी, एक्चुअली वो ये रिवर्स करवाना चाह रहे हैं। और अब टेक्निकली स्पीकिंग बिल्डिंग पे कोई गेन लॉस नहीं आ रहा। ये हम असल में गेन रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ये हम पुराने सालों की डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड की थी उससे रिवर्स कर रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग ऐसा हो रहा है, क्योंकि देख लें एग्जैक्ट पुराने सालों की डेप्रिसिएशन भी वही आ रही है जो कि खर्चा होता है। खर्चा होता है ना डेप्रिसिएशन, बताओ ना, पुराने सालों का डेप्रिसिएशन क्या होता है, खर्चा। पुराने सालों का खर्चा और आज की इनकम दोनों फिगर्स एग्जैक्ट बराबर हैं। बहरहाल ये तो लॉजिक की बात होगी। आपने जो बात याद रखनी है वो क्या करनी है, WDV का फॉर्मूला एक्सटेंड कर देना है। कब? जब बिल्डिंग बिके और कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए, बस ये काम करना है। चलें नोट कर लें आप, सिर्फ ये वाली साइड रजिस्टर पे। निहायत अजीब सा काम था। उर्दू में लिख लें पहले, कंसिडरेशन को कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन लिख देना है। कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन लिख देना है। जी मोहतरम, डिमोटिवेट ना कर बाकी लोगों को। अल्लाह का शुक्र है इतने अच्छे लोग पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं। रिजल्ट नो प्रॉब्लम एट ऑल, टेक द चैलेंज एज चैलेंज। एक बार याद रखिएगा, सीए फुल टाइम का काम है। जो आप लोग कभी एक्स्ट्रा करिकुलर या कोई दिन जाया कर दिए, या एक दिन भी आप आगे पीछे करते हैं ना, लाइट चली गई, ये हो गया, वो हो गया, मैं रिश्तेदारों की तरफ चला गया, आज का सब, तो बस फिर वो लम्हों की खता होती है, 6 महीने सजा पाते हैं। ओके
अच्छा जी आगे चलते हैं भाई, इसमें आ जाएं आप। हाँ तो अच्छा पढ़ लें इस रूल को। अब लॉ में कहाँ लिखा हुआ है? पॉज करो रिकॉर्डिंग। अच्छा जी हम क्या पढ़े थे बच्चों? बोलो 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 बोलो। ऑन कर दो, खैर है। अच्छा भाई ये लाइट चली गई है तो आप हजरात ऐसा करें पेज 134 पे आ जाएं। अल्लाह अकबर, लाइट गई हुई, जल्दी जल्दी पेज 134 पे देखें कैसे तालीम के फरोग के लिए कोशाएं। पॉइंट डी निकालें 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 निकालें। पेज 134 के टॉप पे पॉइंट डी, पॉइंट डी पढ़ें जी। ये लाइट आने से पहले खत्म करना है हमने, ये जो ऑन होने से पहले प्रोजेक्टर जल्दी। इफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, बोले बोले पॉइंट डी पढ़ें पेज 134 के टॉप पे। इफ कंसिडरेशन रिसीव्ड एक्सीड द कॉस्ट, बोले इफ कंसिडरेशन रिसीव्ड एक्सीड द कॉस्ट। अगर कंसिडरेशन रिसीव कॉस्ट से बढ़ जाए, ये ड्रोन है क्यों नहीं चल, ऑन हो गया? अच्छा जलवा देर से दिखाएगा। इफ कंसिडर, पढ़ो पढ़ो खैर है। इफ कंसिडरेशन रिसीव्ड एक्सीड, एक्सीड के ऊपर ग्रेटर देन का साइन लगाए ना। इफ कंसिडरेशन रिसीव एक्सीड द कॉस्ट, द कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। बोले जरा अंग्रेजों की तरह, द कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। तो कंसिडरेशन को किसके तौर पे ले लेंगे? कॉस्ट के तौर पे। इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप अंडरलाइन करके बिल्डिंग कर दो। और बताओ किसी फैक्ट्री में बैठे हम लग रहा है, जल्दी। इफ कंसिडरेशन एक्सीड द कॉस्ट, द कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। अच्छा जी आखिरी अजीबो गरीब बात, पॉइंट 14। हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहें डटे रहें। अच्छा एक काम जरूर कर लें, लगे डटे बाद में रहें। एक काम जरूर कर लें, क्वेश्चन 4 पे आए पेज 136 पे। भाई वो अच्छा ये आप ना नजर रखा करो कि जहां मैं पॉज करूँ ना पेन कहाँ रख के जाता हूँ, फिर मैं ढूंढूं तो फौरन बता दिया करो सर इधर उधर। ये अब आपने चेक रखना है इस पे। एक काम जरूर कर लें, इधर आए, यहाँ 7 मिलियन है ना, 7 मिलियन के सामने असल में तो आना चाहिए था 4675000, लेकिन लिख के काट दें 4675000। और हिंट के तौर पे यहां जहां WDV आ रही है यहां लिख लें फॉर्मूला एक्सटेंड करना है। फॉर्मूला नंबर 420 नहीं है, ये फॉर्मूला एक्सटेंड करना है। अच्छा चलो फॉर्मूला एक्सटेंड करना है। अच्छा भाई अब यार आप हमारा लेवल चेक कीजिएगा। अब हम एसेट एक्सपोर्ट करने की साइड पे आ गए हैं। अब हम लोकल मार्केट से बाहर निकल के इंटरनेशनल मार्केट में जाने वाले हैं हजरात। क्वेश्चन 7 निकाल लें अपना और साथ वाले का लेवल चेक कर लें अभी, और फिर सवाल के बाद भी लेवल चेक करना है। मिस्टर आतिफ हैज एक्वायर्ड अ फर्नी, जल्दी जल्दी। मिस्टर आतिफ हैज एक्वायर्ड अ फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज ऑन यकम फरवरी 2000। अच्छा जी पहले सवाल का जवाब दें। एसेट का नाम, बड़ा बड़ा जबरदस्त जवाब है। अच्छा बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए फर्नीचर पे इनिशियल अलाउंस नहीं। टैक्स ईयर कौन सा? और खरीदने के 1 जुलाई 20 के बाद की डेट है तो नया लॉ। तो बोलेंगे कितने परसेंट फैक्टर लगाएंगे? 50%। आफ्टर यूजिंग इट फॉर 1 year इट इज एक्सपोर्टेड ऑन यकम फरवरी टू नेपाल। कौन सा पाल? अगेंस्ट अ कंसिडरेशन ऑफ 70,000। 70,000 क्या है?
सेल प्राइस, कैलकुलेट गेन और लॉस। तो गेन लॉस की वर्किंग में मिटा रहा हूं। पहले जरा ऐसा करते हैं, एसेट को पकड़ के सीधा पदरा कर लें, इसकी डेप्रिसिएशन वगैरह निकाल लें। WDV मैंने निकालनी है, मुझे कॉस्ट बताएं कितनी है जी? 3 लाख। 3 लाख पे बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 50% फैक्टर लगेगा पहले साल। 22,500 आ जाएगी डेप्रिसिएशन। अंडरलाइन कर लें, ये नीचे लाइन लगी होनी चाहिए थी। फिर WDV आ गई, फिर इस WDV को इधर बुलाएं, फिर 15% और 50% का फैक्टर दोबारा लगाएं, क्योंकि बेचने का साल है ना। तो अब बताएं WDV क्या आ गई? 256,687। अब एक और अजीब काम हम करने लगे हैं, जरा देखते रहना है। गेन लॉस निकालना है। गेन लॉस का फॉर्मूला बोलें, कॉन्सिडरेशन में से माइनस कर दें टैक्स वालों की WDV। कंसिडरेशन ढूंढें 70,000। सॉल्यूशन मत देखें, कंसिडरेशन ढूंढें 70,000। WDV को बुलाएं 256,668। ये तो कोई अजीब काम नहीं है, ये तो अजीब काम नहीं है। अजीब काम होने लगा है, रेड मार्कर से देखते जाइएगा। 70,000 को काट दें, काट दिया, इसकी जगह कॉस्ट लिख लें। यहां उल्टा काम करना है, यहां कंसिडरेशन को काट के कॉस्ट लिखना है। और घूम तो नहीं गया वहां क्या किया था? कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन। और यहां कितनी आ गई जी? 3। अच्छा, यहां हायर लोअर भी नहीं देखना कि महंगी बिकी सस्ती बिकी, इस चक्कर में भी नहीं पड़ना। बस जब भी एसेट एक्सपोर्ट होगा क्या करना है? कंसिडरेशन को काटना है और उसकी जगह काट के क्या लिख देना है? कॉस्ट। ये भी नहीं सोचना टैक्स पेयर को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, ज्यादा ना सोचा करें इस तरह। जी बता दें आप गेन कितना आ रहा है? यार वो बैग में कैलकुलेटर पड़ा हुआ, जरा निकालना। 43,313। सीरियस हो गया है, इसका मतलब है कि तू खुद कैलकुलेट कर। बेटा मैं बर्तन धो देती हूँ। जी अम्मी आ जाएं। हाँ बोले यार। 3 लाख माइनस 256,687। बोले बोले जल्दी। 433,113। खाना खा के मजे से बैठ रहे थे, अम्मी कब यहां से बर्तन उठाएंगी। अजीब लोग हैं, अल्लाह ने हाथ पांव दिए में मोबाइल पे लगे रहते हैं उस टाइम। 433,113। तो मोहतरम यहां उल्टा काम करना है, तो ऐसा कर लें, यहां ना 3 लाख लिखा हुआ था, तो 3 लाख के आगे 70,000 लिखें, लेकिन इसको काट दें। अच्छा, अब ये ना बातें आपकी कहीं मिक्स अप ना हो जाएं, तो किताब में ना एक जगह समरी दी हुई है। एक मिनट पहले जरा सॉरी इसको पढ़ लें। सबसेक्शन 14 आए, पढ़ लें। If a person exports or transfers out of Pakistan, or depreciate, यानी कोई भी, ये रूल किसी खास एसेट के लिए नहीं है, जो भी हो एक्सपोर्ट और हो। ये ना कह देना बिल्डिंग एक्सपोर्ट करनी है हमने। अच्छा, इफ ए पर्सन एक्सपोर्ट्स अ डेप्रिशिएबल एसेट यूज्ड इन पाकिस्तान, पहले से पाकिस्तान यूज होना था, इट विल बी assumed that person has benched the asset for a consideration equal to cost। कितने का बेच दिया है? For a consideration equal to cost। लगे हाथों, ये 7 एग्जाम्पल कर लें एक ही। Safi exported its special plant and machinery to Safi overseas in USA for 4745,000। ये क्या होगी? Consideration। Cost to the Safi was 3958,000 and WDV was इतने। अब WDV तो नहीं निकालनी पड़ेगी ना, वो जो भी मेहनत करके निकाली थी वो तो नहीं अब निकालनी पड़ेगी, वो तो गिवन है। कंप्यूट द गेन लॉस। तो दिल तो चाह रहा है कि कंसिडरेशन यहां लिखें, लेकिन मजबूरन हमने कंसिडरेशन काट के क्या लिख दी? कॉस्ट। बाकी तो उसी तरह है। तो 4575000 को लिख के काटना है या लिख के बाइट करना है? एक ही बात है। नहीं, 4570
लिखें 457500 और इसको लिख के काट दें। बातें दिल पे ना लिया करें, कोई ऐसी बात हो जाए ना दिल पे ना लिया, अपने पे भी ना लिया करें, 7 वाले भी ना डाला करें। अच्छा, टीचर प्लान करके नहीं आया होता, बातें ऐसे मुंह से निकल जाती हैं कभी कभी। इसकी समरी ढूंढें, नई किताबों में है। वो कहीं नीचे जाके डीप डाउन चैप्टर खत्म होने के बाद कहीं, कौन सा पेज भाई? नहीं, अब बहुत ज्यादा तो आगे चला गया मुझे लग रहा है। शायद सही कह रहे हो आप, हाँ सही कह रहे हो शायद। 193। चलें जी, हमने अब कल से लेके ना आज तक 4 एक्सेप्शंस पढ़ ली हैं जनरल रूल की, 4 एक्सेप्शंस पढ़ ली हैं जनरल रूल की। कल क्या पढ़ा था वो जरा बताने आपने मुझे? सेक्शन 22 का 9 पढ़ा था। चलें, वो तो याद नहीं होगा आपको, लेकिन मैं पढ़ूंगा इंग्लिश तो याद आ जाएगा। वेयर एनी एसेट इज यूज पार्टली इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फॉरेन, तो किसको छेड़ना है? WDV में ऐड कर देनी है डिडक्शन, नॉट अलाउड। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, हाँ 3 था कल जो किया था। एक्सपेंसिव कार यानी 25 लाख से महंगी कार, 25 लाख से सस्ती गाड़ी के लिए कुछ नहीं करना, 25 लाख से महंगी गाड़ी। वेयर द कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू, तो कंसिडरेशन के लिए एक फॉर्मूला हमने बनाया था A इंटू बी ओवर सी। ये पेज है 193। अच्छा, इसके बाद ये तो कल था यार, आज क्या पढ़ा है वो बताएं? आज 13 का डी पढ़ा है और 14 पढ़ा है। तो वेयर बिल्डिंग हो और कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन, तो कंसिडरेशन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एक्सीड द कॉस्ट, ये सिनेरियो है। तो कंसिडरेशन शेल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। हिंट, एक्सटेंड द WDV ऑन डिस्पोजल। हिंट ये है कि WDV का फॉर्मूला बढ़ा देना है और फिर कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन लिख देना। और एनी एसेट एक्सपोर्टेड, उसमें क्या रूल पड़ा है आज? इफ अ पर्सन एक्सपोर्ट्स अ डेप्रिशिएबल एसेट इट विल बी अज्यूम्ड दैट पर्सन हैज डिस्पोज्ड। इसमें कंसिडरेशन को छेड़ना है और काटना है, काट के उसकी जगह क्या लिख देनी है? कॉस्ट लिख देनी है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो समरी में हमने दिए हुए हैं। अच्छा, एक और समरी भी ऊपर है, इंटेंजिबल्स तो भी हमने नहीं पढ़े। डिस्क्रिप्शन, डेप्रिशिएबल एसेट्स, टेंजिबल्स, सेक्शन 22 और 23 हमने पढ़ लिया। ईयर ऑफ परचेज में भी 50% का फैक्टर लगाना होता है, ईयर ऑफ डिस्पोजल में भी। नया लॉ की बात कर रहा हूं। और मेथड ऑफ डिडक्शन कौन सा है? WDV। इनिशियल अलाउंस हमने 25% लगाना है। पहली दफा आपको मैं लिस्ट देने लगा हूं जिन पे इनिशियल अलाउंस लगाना है। इनिशियल अलाउंस लगाना है नया प्लांट पाकिस्तान से खरीदने पे, ये बात हम आप पहले पढ़ चुके हुए हैं। इनिशियल अलाउंस, नई बात आज सुने, ओल्ड प्लांट अगर बाहर से खरीदा तो भी इनिशियल अलाउंस लगाएंगे। वजह बताएं? क्योंकि लॉ में पता है क्या लिखा हुआ था? सेकेंड हैंड प्लांट परचेज फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन अगर ओल्ड प्लांट चाइना या जर्मनी से मंगवाएं तो हुकूमत वाले खुश होते हैं, यार देखो पाकिस्तान में तो नया नया लग रहा है ना। हम कहते हैं घिसा हुआ, नहीं नहीं कोई नहीं घिसा हुआ, कपड़ा डाल दो, तो नया प्लांट है यार, ये पाकिस्तान में तो नया नया ही लग रहा है। तो याद रखिएगा, अगर सेकंड हैंड प्लांट बाहर के मुल्क से मंगवा लें तो उस पर इनिशियल अलाउंस मिलेगा। एक चीज मैंने आपके लिए नई ऐड की है जो मैंने आपको बताई नहीं थी, वो है कंप्यूटर। असल में ना कंप्यूटर को उसने उस लिस्ट में नहीं डाला हुआ। वो जो लिस्ट है ना, बिल्डिंग, फर्नीचर, सेकंड हैंड प्लांट और व्हीकल, उस लिस्ट में नहीं डाला हुआ। इसलिए लोग कहते हैं कंप्यूटर पे भी इनिशियल अलाउंस मिल जाना चाहिए। तो कंप्यूटर पे भी इनिशियल अलाउंस मिलेगा, रेट वही है 25%। अच्छा जी, गेन लॉस कैसे निकालते हैं जी? इसकी 4 एक्सेप्शंस हैं, वरना तो आम तरीके से निकलते हैं गेन लॉस। 4 एक्सेप्शंस हैं, वो जी आपको पढ़ा दी नीचे। इंटेंजिबल्स छोड़ें,
वापस आ जाएं। अब ऑब्वियसली चीजें बुक में ऐड की जाती हैं, सब कुछ किया जाता है, बच्चे फिर हर सेशन में सर वो बुक सर वो पुरानी वाली चल जाएगी सर, वो मेरे सीनियर सर वो पास हो गया सर, मैं उसकी बुक ना ले लूँ सर, सर मेरे वो 300-400 बच जाएंगे, 600 सर बच जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। 800 अच्छा ओ मैन कीप इट अप। अच्छा ये होमवर्क अब आपने करने हैं। होमवर्क में ये मैं आपको खुद बताऊंगा, ये मैंने होमवर्क लेफ्ट साइड पे आज लिखा हुआ है, कल अंदर लिखा था होमवर्क, ताकि आज वाला कल वाला अलग हो जाए। क्वेश्चन 8 कर लीजिएगा, साथ 8 के साथ 9 भी कर लीजिएगा, बैठे बैठे हो जाएगा। फिर 10 के साथ 11 मिला के कर लीजिएगा, फिर आपके पास फ्री टाइम होगा तो 13 भी कर लीजिएगा, तो फिर 14 ही रह जाएगा, तो उसका क्या कसूर है, 14 कर लीजिएगा। कितना टाइम लगाएंगे इन सारों पे? 20-25 मिनट, ज्यादा नहीं, सब पे मिला के 20-25 मिनट बस। 4 जगह। अच्छा हाँ यार, एक बात बता दें मजे की, ये तो हमने गड़बड़ कर दी थी यार। ये क्वेश्चन 2 में तो एक फटा है, क्वेश्चन 2 में ये तो एक बहुत हाई लेवल का फटा है यार। क्वेश्चन 2 में भी तो हमने बिल्डिंग बेची थी, क्वेश्चन 2 में भी तो हमने बिल्डिंग बेची थी, तो अजीब सा काम मुझे आपको कराना चाहिए था कल ही। एक्सेलेंट। तो यहां देखें क्वेश्चन 2 में माना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, लेकिन वो जो आज हमने सेक्शन 22 के 13 का डी पढ़ा ना, डी जो अभी पढ़ाया था बिल्डिंग वाला, कैमरा उधर करो, वो जो निहायत अजीबो गरीब सा काम किया हुआ है, तो वो करने की जरूरत नहीं है हमें इस सवाल में। इधर आए क्यों? क्योंकि ये है कॉस्ट और ये क्या है 2 लाख क्या है कंसिडरेशन, ये लोअर है, इसलिए देखें हमने कोई अजीब सा काम किया था या गेन निकालते हुए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गेन निकाला था। कंसिडरेशन माइनस WDV, बस कोई WDV का फॉर्मूला एक्सटेंड नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, हालांकि ये भी बिल्डिंग थी। आ जाए इंटेंजिबल्स पे। What's this? नहीं, एक दो बीच में और आ रहे हैं सेक्शन 23 से 23B। ये सेक्शन 23 से और 23B है ना, ये धमाका ऑफर है। 23 से ये कहता है कि आप देहात के इलाके में प्लांट लगाओ तो पहले साल 25% इनिशियल अलाउंस की बजाय 90% फर्स्ट ईयर अलाउंस माइनस कर लो। हमने इससे करीब करीब पढ़ा था कि कभी कभी टैक्स वाले 100% भी एक्सपेंस में डालने देते हैं, लेकिन उसकी मिसाल नहीं है, उसके करीब करीब की मिसाल आज हमें मिल गई। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप पाकिस्तान में बिजली बना रहे हो तो भी आपको प्लांट खरीदने के ऊपर बेनिफिट मिलेगा, पहले साल 90% इनिशियल अलाउंस की बजाय फर्स्ट ईयर अलाउंस निकाल लो। पढ़ लें, डेप्सियन निकलेगी ना, डेप्सियन निकलेगी। देखो करोड़ रुपए का प्लांट है, तो आपने पहले साल 90% डेप्रिशिएट कर दिया, 90% फर्स्ट ईयर अलाउंस निकाल लिया, तो 90 लाख आ गई इसकी फर्स्ट ईयर अलाउंस, 90 लाख आ गया। WDV कितनी बच गई? 10 लाख। 10 लाख पे 15% लगा दें आप, तो वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपकी। डेप्रिसिएशन तो उसी तरह निकलेगी, क्योंकि बाकी 10% कॉस्ट को भी तो खत्म करना है ना, तो डेप्रिसिएशन उसी तरह निकलेगी। प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड बाय एन इंडस्ट्रियल टेकिंग। इंडस्ट्रियल टेकिंग कौन होती है? जिसमें मोर देन 10 एम्प्लॉइज हों, 10 और मोर एम्प्लॉइज, और बिजली इस्तेमाल कर रहे हो अपनी फैक्ट्री में। प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड बाय इंडस्ट्रियल टेकिंग सेटअप इन स्पेसिफाइड रूरल एंड
अंडर डेवलप्ड एरियाज, शहर में नहीं, रूरल एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज, और एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलुलर मोबाइल फोन्स। ये रूल सिर्फ मोबाइल फोन्स बनाने वालों के लिए नहीं है, क्योंकि दरमियान में ना और लगा हुआ है। तो आप देहात में फैक्ट्री खोल लें या फिर आप मोबाइल बनाने का काम कर रहे हो, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये ब्रैकेट वाली बात काट दें, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, एंड ओन्ड बाय अ कंपनी। जाहिर बात है इंडिविजुअल एओपीज के लिए ये बेनिफिट नहीं है, ये कंपनीज के लिए है सिर्फ। शेल बी अलाउड अ फर्स्ट ईयर अलाउंस एट 90% ऑफ कॉस्ट। आगे आप लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ इनिशियल अलाउंस, शेल बी अलाउड अ फर्स्ट ईयर अलाउंस एट 90% ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी, प्लांट की कॉस्ट कैसे निकलनी है, सेक्शन 76 पढ़ के पता चलेगा प्लांट की कॉस्ट कैसे निकलनी है, वो किसी दिन पढ़ेंगे हम। स्पेसिफाइड एरियाज कौन से हैं देहात वाले, फेडरल गवर्नमेंट से जाके पूछ लेना आप, पेपर में टाइम मिला तो बाहर निकल के पूछ आइएगा फेडरल गवर्नमेंट से। 23B की हेडिंग पढ़ें जी, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब बताएं, डेप्रिसिएशन को रेस लगवा दें, इंग्लिश सारी वही है। एनी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड फॉर जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेट एनर्जीज, मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज बाय इंडस्ट्री अंडरटेकिंग, सेटअप एनीवेयर। अच्छा ये देहात में जरूरी नहीं है, बिजली आप जहां मर्जी प्रोड्यूस करें, सेटअप एनीवेयर, जहां मर्जी आप ये प्रोड्यूस करें, सेटअप एनीवेयर इन पाकिस्तान एंड ओन्ड बाय अ कंपनी शेल बी अलाउड अ फर्स्ट ईयर अलाउंस एट 90% ऑफ कॉस्ट। The provisions of section 23 except subsection 1 and 2 thereof shall mutatis mutandis marunda apply। इस बात को छोड़े पर mutatis mutandis होता है as it is, इस बात का मतलब वही है, it means that section 76 shall apply for determining the cost of asset। बस ये याद रख लें, ऊपर वाली बात काट दें, ऐसे ही पेपर में mutatis हो गए या mutandis हो गए तो परेशान होंगे। तो सेक्शन 76 कॉस्ट निकालने के लिए यूज होगा। इंटेंजिबल्स, अगले सफे पे आ जाए। इंटेंजिबल्स, in this section cost in relation to an intangible means any expenditure incurred on acquiring or creating intangible। सॉफ्टवेयर राइज वाले खरीद भी सकते हैं और अपने आईटी के टीचर से कह के बनवा भी सकते हैं। तो याद रखिएगा इंटेंजिबल्स हम खरीद भी सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं। इंक्लूडिंग एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इम्प्रूविंग और रिन्यूइंग द इंटेंजिबल। ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फिक्स्ड एसेट्स में भी कि अगर कंडीशन बेहतर हो जाए, एफिशिएंसी आउटपुट बढ़ जाए तो कैपिटलाइज किया जाता है खर्चे को। तो अगर इंटेंजिबल को आप बेहतर कर लें या फिर उसका लाइसेंस रिन्यू करवा लें तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो भी एसेट के कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इंटेंजिबल्स की मिसालें क्या हैं ये मेरे से मत पूछिएगा कि इनके क्या मतलब हैं, वो डिक्शनरी में आपने जाके देखना, टाइम वेस्ट करना कर लीजिएगा। इंटेंजिबल्स की मिसालें पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन, मॉडल, सीक्रेट फार्मूला, प्रोसेस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये आती है, 3-4 नंबर की डेफिनेशन आती है। ट्रेडमार्क, साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोशन पिक्चर फिल्म्स, एक्सपोर्ट करने का इजाज़त, एक्सपोर्ट करने के इजाज़तनामा, एक्सपोर्ट कोटास, फ्रेंचाइजेज, लाइसेंसेज, असलहे के लाइसेंस अक्सर मिलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, माइंड में जो नॉलेज होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनी एक्सपेंडिचर डेट प्रोवाइड एडवांटेज फॉर मोर देन 1 ईयर। इसकी मिसाल आईकैप टेस्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की अगर लाइफ दी हो ना कभी आपको, तो अकाउंटिंग के टीचर तो कहेंगे फिर भी खर्चे में डालो, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं एडवर्टाइजमेंट को इंटेंजिबल बना के अमोर्टाइज करो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट 1 साल से ज़्यादा का फ़ायदा देती है। तो इसकी मिसाल लिख लें एडवर्टाइजमेंट, एनी एक्सपेंडिचर डेट प्रोवाइड्स बेनिफिट ऑफ मोर देन 1 ईयर, इसकी मिसाल है एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, यही क्या लिखा हुआ है, अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर अ डेप्रिशिएबल एसेट और दलदल। जाहिर बात है डेप्रिशिएबल एसेट खरीदना कोई इंटेंजिबल नहीं है ना, तो इसलिए होता है एक्सेप्शन में डाल दिया अदर देन। एक और चीज यार ये निकाल रहा है इससे इंटेंजिबल की डेफिनेशन से, बट शैल नॉट इंक्लूड खुद बनाई गई गुडविल।
बिजनेस की अपनी गुडविल इंटेंजिबल नहीं है। इसकी पता है वजह क्या है? इसमें बड़ा मसला बड़ा था कि लोग कहते थे हमारे बिजनेस की गुडविल है, नाम है, फिर कहते थे हमारे बिजनेस की गुडविल 2 करोड़ रुपया है। लॉ मेकर कहते हैं उधर गाड़ी तुमने करोड़ की ली होती है, मैं कहता हूँ 25 लाख डेप्रिशिएट करो क्योंकि ज्यादा डेप्रिशिएशन मुझे पसंद नहीं। तो इधर तुम लोग खुद ही गुडविल कह रहे हो हमारी 2 करोड़ की और उसको फिर अमोर्टाइज कर रहे हो और कह रहे हो खर्चा रिकॉर्ड करें ताकि टैक्स कम हो। कहते नहीं, कहते ये गुडविल इंटेंजिबल नहीं है मेरी नजर में, बट शेल नॉट इंक्लूड खुद बनाई गई गुडविल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, होती भी नहीं, बट शेल नॉट इंक्लूड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये भाई छोड़ दें बात, इसको मैं कौन सा रेड सिग्नल दे रहा हूँ, ये आपको FR1 आप पढ़े हैं समझ नहीं आएगी, आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। और एनी एडजस्टमेंट ड्यू टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लेकिन जो कैफ 7 पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं इसकी मिसाल लिख देता हूँ, डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से अराइज होता है, लेकिन ये इंटेंजिबल नहीं है। जिन्होंने IAS 12 पढ़ा है उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे पता है कि ये इंटेंजिबल नहीं होता, ये अलग से एक एसेट है, इट इज़ नॉट एन इंटेंजिबल। तो इसकी मिसाल डेफर्ड टैक्स एसेट है, लेकिन सिर्फ कैफ 7 वालों के लिए दी है, कैफ 5 वालों के लिए अनलकीली कोई मिसाल नहीं है। एनी एडजस्टमेंट ड्यू टू एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये बस आपको मजबूरन याद ही करना पड़ेगा। अच्छा चलिए बस छोड़िए, न्यूमेरिकल्स करते हैं, ये तो किए हुए हैं, सॉरी न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अच्छा इंटेंजिबल्स में ना मेथड है स्ट्रेट लाइन, तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ। तो मिस्टर अंजुम हैज परचेज्ड एन इंटेंजिबल कॉस्टिंग 6 लाख ऑन यकम जुलाई 12, कौन सा साल बनता है? इसमें कोई पुराना नया लॉ भी नहीं है, बस मेथड स्ट्रेट लाइन है, सिंपल सा। तो यकम जुलाई 12 को इसने इंटेंजिबल खरीदा है, उसकी लाइफ है 12 साल। आप इसकी अमोर्टाइजेशन निकाल दें 3 सालों की, कहते हैं 3 सालों की अमोर्टाइजेशन निकाल दें। बोले जी हजरात कॉस्ट बताएं। 6 लाख, तो लाइफ बताएं, तो वही इंट्रो की क्लास में जो कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ, क्या आ गई डेप्रिसिएशन 50,000। 2013 में भी यही होगी, 14 में भी यही, 15 में भी यही, बल्कि 15 साल तक यही अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी। 12 साल तक, 12 साल तक यही अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी। तो सवाल ने 3 साल की मांगी हुई थी, 50-50-50, तो ये आसान सा था। आगे चलें। अकरम हैज परचेज्ड अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग 3 लाख ऑन यकम जुलाई 12, इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज रुपीज। अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, टैक्स में ना रेजिडुअल वैल्यू आपने इग्नोर किया करनी है, डायरेक्ट कॉस्ट पे लगाए करना है, ठीक है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ना टैक्स वाले एस्टीमेट्स को ज्यादा नहीं मानते, पता नहीं कि क्या रेजिडुअल वैल्यू हो क्या ना हो, इसलिए टैक्स में आपने रेजिडुअल वैल्यू इग्नोर कर देनी है। लाइफ बता दें कितनी है, 30 साल। लेकिन 30 साल की अमोर्टाइजेशन पेपर में मांगे, क्या फायदा, बस 2-3 साल की मैंने कॉन्सेप्ट देने के लिए बना दिया है। तो 3 लाख को डिवाइड किससे करेंगे, 30 से। तो कैलकुलेटर के बगैर बताएं, पहले साल की अमोर्टाइजेशन 10,000, दूसरे की भी 10,000, तीसरे की भी 10,000। अगला सवाल पढ़ें। सवाल आप पढ़ लें, मैं सोल्यूशन जरा मिटा लूं। हाँ जी बताएं। वसीम हैज परचेज अ सॉफ्टवेयर फॉर 1 मिलियन ऑन यकम जुलाई 12, इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 10,000, काटें से, इट्स रेजिडुअल वैल्यू 10,000, इट्स लाइक, ओ हर गाय इधर आए, इट्स लाइफ इज नॉट सस्टेनेबल, इसकी जिंदगी पता नहीं चल रही। बोल सॉफ्टवेयर कितना चलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, फिर भी बोल, मैं नहीं बोलूंगा। कैलकुलेट अमोर्टाइजेशन फॉर फर्स्ट ईयर। यार ऐसी सूरत में ना लॉ मेकर ने अपनी सी कोई बोंगी मारी है, वो सुन लें आप, पेपर में याद रह जाए, अल्लाह करे आपको। लॉ मेकर कहते हैं यार फिर 25 साल इसकी लाइफ ले लो। हमने कहा 25 साल, कहते हैं 25 साल, ठीक है यार मर्जी है तेरी। तो कहते हैं इसकी लाइफ 25 साल पे रिज्यूम कर लो। तो 1 मिलियन डिवाइड बाय 25 आजकल क्या आ रहा है, 40,000। आजकल नहीं, हमेशा ही ये आएगा 40,000। मर्जी है यार तेरी, लॉ तेरा लॉ तेरी मर्जी, क्या करें यार। आगे चलो। एग्जाम्पल 4, अली हैज परचेज्ड अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग 3 लाख।
अल्लाह अकबर, साल के पहले दिन नहीं खरीदा। ये तो पिछली तीनों एग्जांपल्स में साल के पहले दिन खरीद रहे थे, 1 जुलाई, साल के पहले। ये गेम ऑन होने लगी। ओ भाई सोल्यूशन गायब हो जा। साल के पहले दिन नहीं खरीदा, किस दिन खरीदा? 1 मार्च। रेजिडुअल वैल्यू बताएं, काट दें। इट्स लाइफ, इसकी लाइफ पता है यार, इसकी लाइफ पता है। कैलकुलेट अमोर्टाइजेशन फॉर फर्स्ट 3 years। अच्छा, सबसे पहले हम कहाँ अमोर्टाइजेशन खड़े होकर निकालेंगे? 30 जून 13 पे, यानी टैक्स ईयर 2013, इस पे खड़े होकर अमोर्टाइजेशन निकालेंगे। अच्छा, इसमें यार लॉ ना बहुत लॉजिकल है। लॉ कहते हैं आप इंट्रो की क्लास की तरह करो, 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4/12, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून। ये एक लॉजिकल तरीका है। लेकिन लॉ मेकर कहते हैं मैं लॉजिक में इतना डीप डाउन चला जाऊंगा कि तुम्हारे भी कान खड़े हो जाएंगे। कहते हैं ये भी मेरे ख्याल से इलॉजिकल है। तुम्हें मैं इससे भी ज्यादा लॉजिकल तरीका बताऊं कि रेजिडेंशियल स्टेटस की तरह दिन काउंट करो। मैंने मरवा दिया यार तूने। मार्च में कितने दिन है कैलेंडर पे लिखे? 31, अप्रैल में, मई में 31, जून में 30, टोटल क्या बना? 122। तो इंटू 122 डिवाइडेड बाय 365। बहुत बारीकी में चला गया, वैसे जाना नहीं चाहिए था। चलें क्या करें हम, अब बता लें। 16712। अच्छा, अगले सालों में क्या करेंगे अब? अगले, ये तो पहला साल हो गया ना, अगले सालों में वो तो पूरे साल की करेंगे ना, अगले सालों में तो पूरा। सॉल्यूशन देख लें अगले सालों में, पूरे पूरे साल की भी। ठीक है, तो टाइम तो अब 10 मिनट हैं, लेकिन अब क्या 5 मिनट ही लगेंगे। और आ जाए, ये बातें थ्योरी में पढ़ लें जरा, ये बातें पढ़ लें कहाँ लिखी हुई हैं सारी। तो इंटेंजिबल्स जरा आसान से थे, पेज 140। बहरहाल कल मुकम्मल करेंगे इन्हें। इंटेंजिबल्स, एन अमोर्टाइजेशन डिडक्शन शैल बी अलाउड। अमोर्टाइजेशन डिडक्शन या डेप्रिसिएशन डिडक्शन? डेप्रिसिएशन तो डेप्रिशिएबल एसेट्स पे होती है ना। एन अमोर्टाइजेशन डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन इंटेंजिबल्स that are wholly or partly used by the businessman in deriving chargeable income from business। जो आप अपने बिजनेस में यूज करें उनको आप बिल्कुल अमोर्टाइज करें। इनकी लाइफ आमतौर पे होती है 1 साल से ज्यादा। पॉइंट 2 तो पढ़ा दिया हुआ है। पॉइंट 2 तो पढ़ा दिया हुआ है। नो डिडक्शन, नो डिडक्शन से पता है मुराद इधर क्या है? नो डिडक्शन से यहां मुराद है नो अमोर्टाइजेशन डिडक्शन। नो अमोर्टाइजेशन डिडक्शन, प्लीज इसको लिख लें जरा, बेहतर कर लें। नो अमोर्टाइजेशन डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ फुल कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ परचेज। ये बात तो तीसरी दफा आज हम पढ़े हैं। ये बात तीसरी दफा पढ़े हैं। ये बात, यही बात है ना। इन रेयर सर्कमस्टांस टैक्स वाले क्या कह सकते हैं? इफ यू बाय अ स्पेसिफिक इंटेंजिबल प्लांट, ये वो लोग बोल रहे हैं जो कहते थे भाई तुम कल आए थे क्लास में, हाँ मैं नहीं आया था, चलो अपना रजिस्टर दो। टीचर ने वेरी गुड लिखा होता तो वो भी कॉपी करके लिख लेते थे। इफ यू बाय अ स्पेसिफिक इंटेंजिबल टेक फुल कॉस्ट डायरेक्टली टू एक्सपेंस। अगर टैक्स वाले ऐसे कह दें, वैसे कहते तो नहीं है, लेकिन ऐसा रेयर सर्कमस्टांस में हो सकता है, नोट कर लें। तो ये वाला सिनेरियो डिस्कस करना चाह रहे हैं। फिर मजबूरन आपको पूरी कॉस्ट ही एक्सपेंस में ले जानी पड़ेगी, फिर आप अमोर्टाइज नहीं करेंगे। इसी तरह स्क्रीन पे चीजें चल रही होती हैं। क्या सीए फाइनल में क्या सोचा आपने, फिजिकली क्लासें लेंगे ऑनलाइन? क्या इसी तरह नहीं, स्क्रीन पे भी चीजें इसी तरह नहीं चल रही होती? तो क्या मसला क्या होता है फिर? अच्छा, घर में शोर वगैरह हो रहा होता है। चलें जी,
तो वो जो कंट्रोलेबल फैक्टर है उनको कंट्रोल कर लीजिएगा। चलिए, चेक नहीं होता अपने ऊपर, सबसे बड़ा बच्चे ये कहते हैं, इतने बड़े हो गए हैं हम अपने ऊपर चेक नहीं रख सकते। मैं और एक लेक्चर रोजाना लूं, हा हा हा। अच्छा चलें जी, आगे चलें आगे चलें आगे चलें आगे चलें। ये 0.7 तो हम पढ़ चुके हुए हैं यार, 0.7 तो हम पढ़ चुके हुए हैं। नब्बे का 61 है, -30 -30 -30 0 पढ़ चुके हुए हैं। मैक्सिमम अमोर्टाइज कितना हो सकता है, जितनी उसकी कॉस्ट है। तो वो बातें रिपीट करें। टोटल डिडक्शन नहीं, इसको करें टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शन, टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शन। Total amortization deduction allowed during ownership of asset shall not be greater than cost। ये कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती, कॉस्ट से कम हो सकती है। अच्छा यार, अब आप अटेंटिव हो जाएं भाई, कैमरे का फोकस भी सही रखें, ठीक है। अब आप अटेंटिव हो जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आने लगा है, सीरियस हो जाए। द अमोर्टाइजेशन for a tax year shall be computed as follows: A over B, where A is the cost and B is the life। आखिर हो गया। क्लास में हु का आलम था, सारे बच्चे अटेंटिव थे। टीचर ने बताया A over B, where A is the cost and B is the, अंदर में जाता हुआ महसूस हो रहा है आपको, where A is the cost and B is the life। चलें यार कर लेते हैं, ये अच्छी तरह याद करना है आपने, भूल ना जाए पेपर में। A is the cost and B is the life। ये क्या, लाइफ इन होल ईयर्स। असल में कुछ बोंगे होते थे, वो जाके कहते थे हुकूमत को हमारा सॉफ्टवेयर ना 7.39472 ईयर्स चलेगा। हुकूमत कहते हैं ओ भाई ले जाओ इन्हें कड्डो बाहर और निकल यार होल ईयर बता, 7 बता या 8 बता, 7.394 ईयर्स, ये कौन सी लाइफ होती है। तो इसलिए अमोर्टाइजेशन अगर 6.3 ईयर लाइफ दे दे, वैसे देता तो नहीं पेपर में, तो इसको 6 ईयर्स ले लीजिएगा बस, होल ईयर्स में लाइफ लेनी है। अच्छा यार, आप मुझे ये बताएं, डू यू नो संडे, इंग्लिश वाले कह रहा हूं, डू यू नो संडे, नहीं मैं पूछ रहा हूं डू यू नो इंग्लिश वाले संडे। अच्छा मुझे बताएं, एक महीने में कितने संडे आते हैं। 4 आते हैं आमतौर पे संडे, तो 4 महीने में कितने संडे आएंगे, फिर आंखें बंद करें, 4 महीने में 16 संडे आ रहे हैं चलते हुए। एक महीने में कितने संडे, बोले प्लीज, घर जाके आपने याद करना है, एक महीने में 4 संडे, 4 महीने में अम्मी 4 महीने में 16 संडे। क्लियर। अच्छा तो अच्छा, ये संडे को सॉफ्टवेयर यूज होगा। अब सीरियस हो जाए, सीए करते हैं, कंपनी बंद नहीं करानी, छुट्टी है कंपनी बंद करानी, तो संडे को सॉफ्टवेयर यूज होगा, नहीं होगा ना, कहां से होगा यार, सॉफ्टवेयर तो बंद पड़ा होगा ना कंप्यूटर। तो अब तो फिर हमें अगर बारीक बीनी में गए हो तो 122 में से फिर 16 संडे माइनस करो, आंखें बंद करें, संडे जहन में लेके आए, 122 में से कितने संडे, 16 बहन से, 122 में से 16 संडे क्या करो, माइनस करो। वो मेरे लॉ मेकर कहते हैं, वो पागल यार, इतना पागल नहीं होना, कहते हैं इतनी बारीक बीनी में मैं नहीं जा रहा, ये तो बहुत ही जज्बाती हो गया है। कहते हैं ज्यूम कर लो उसने यूज हुआ है, बस चुप। पॉइंट 10 पढ़ें, एन इंटेंजिबल डेट इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन अ डे, वो तो अवेलेबल था ना, इंटेंजिबल तो तैयार था ना, आपने आके नहीं दफ्तर खोला, बच्चों ने बड़ा डाल दिया था संडे ऑन नहीं करना सर, इंटेंजिबल तो तैयार था ऑन होने के लिए। ये प्रोजेक्टर कल आके ऑन करेंगे, यार नहीं संडे था यार, आज भी बुला, इसने क्या कहना बेचारे ने, इसकी तरह बन जाए बेजरर। अच्छा चलें आगे चलें, एन इंटेंजिबल डेट इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन अ डे इंक्लूडिंग ये पेशेंस आपने कभी देखे जिंदगी में, पेशेंस, सब्र। गूगल मैप्स कभी करें, गूगल मैप्स, जितने मर्जी गलत रास्ते पे चले जाए ना,
उस बाजी पे कोई असर नहीं पड़ता, बड़ी पेशेंस से कह रही होती है टर्न राइट। जितना मर्जी दफा गलत चले जाए ना, वही पेशेंस उसके अंदर होती है। वो पेशेंस आप में आ जाए ना तो फिर इस तरह की जिंदगी किस तरह गुजार लें, गूगल मैप्स की तरह चले आ जाएं। आखिर पेशेंस की हाइट है उस औरत में। पढ़े जी, पॉइंट 10 पढ़े। एन इंटेंजिबल डेट इज, मैं बड़ी गहरी बात किया सोचने जाके। एन इंटेंजिबल डेट इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन अ, आप लोग कहते हैं नहीं सर बस हो जाती है ना कभी भी, बंदे इंसान है हम भी। एन इंटेंजिबल डेट इज, बापडा को गालियां देने से कुछ नहीं होगा, आपका सीए पास। एन इंटेंजिबल डेट इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन अ डे इंक्लूडिंग अ नॉन वर्किंग डे इज एज्यूम्ड एज यूज्ड ऑन, एज्यूम किया जाएगा उस दिन क्या हो गया, इंटेंजिबल यूज हो गया। बस करें यार, बहुत होगी। पॉइंट 4 पढ़ें और खत्म करें। वेयर द यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज नॉट एसरटेनेबल, जहां इंटेंजिबल कह रहे हैं मैंने अपनी लाइफ नहीं बतानी, ठीक है यार, फिर लाइफ कितने साल ले लें, 25 साल लाइफ ले लें। और पॉइंट 5 तो पढ़ा हुआ है, वेयर एन इंटेंजिबल इज यूज पार्टली इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फॉर एनदर, वो जो 70-30 वाला किया था कल, तो इसके भी एग्जाम्पल कर लेंगे। तो द अमोर्टाइजेशन विल बी अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। 25 साल वाले की एग्जाम्पल बता दें कौन सी थी 25 साल वाले की एग्जाम्पल 3 जी मोहतरम पूछें। हाँ 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 अच्छा भाई ये पूछ रहे हैं कि 1 के ए में लिखा हुआ है कि होली और पार्टली बिजनेस में यूज हो रहा है, और 4 में लिखा हुआ है 5 में कि उसकी अमोर्टाइजेशन को आपने प्रोपोर्शनेट करना है। तो इन दोनों में फर्क क्या है भाई? वो ये कह रहे हैं कि पॉइंट 1 में, ये 1 के ए में ये कह रहे हैं कि ऐसा इंटेंजिबल जो पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट में यूज हो रहा हो उसको अमोर्टाइज कर देना, मना नहीं कर रहा मैं, कहते हैं उसको अमोर्टाइज कर देना। द अमोर्टाइजेशन शिल बी अलाउड ऑन इंटेंजिबल जो सारा या थोड़ा बिजनेस में यूज हो रहा हो। इधर कह रहे हैं कर देना, हमने कहा कैसे करना है, कहते हैं वो मैं बताता हूं, वो 5 में आ जाओ, कहते हैं प्रोपोर्शनेट करके कर देना। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट 1 मिनट, टेस्ट तो वही है चैप्टर 13 और 15 और